Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed Special Education HI पेपर 6 यूनिट 3.1 पार्ट डी। आइए इसके बारे में जानते हैं। इनफॉर्मल असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज कि किस प्रकार से इनफॉर्मल असेसमेंट है जो लैंग्वेज का वह किया जा सकता है और बच्चों को बेनिफिट दिया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं यूनिट 3.1 का डी पार्ट, इनफॉर्मल असेसमेंट। अब इसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। कंसिस्टेंसी, फीडबैक एंड डॉक्यूमेंटेशन। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो पॉइंट्स हैं इनफॉर्मल असेसमेंट को हेल्प करते हैं। आइए अब जानते हैं विस्तार पूर्वक। विश्वसनीयता। एक विश्वसनीय परीक्षण वह है जिसमें सत्यता का मूल्यांकन होता है। बालक की योग्यता इस परीक्षण के द्वारा मापी हुई योग्यता के मूल्यांकन में स्थापित हो जाती है, तब हम इस परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे। अब यहाँ पर बताया कि जो भी हम परीक्षण कर रहे हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी है, विश्वसनीयता है उसकी, इस बात पर निर्भर करती है कि जो बच्चे का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उसकी योग्यता उसके जो परीक्षण किया गया है उसके मूल स्थायित्व के साथ ही कोरिलेट हो सके। यानी कि जो बच्चे का हमने फॉर्मल असेसमेंट किया था उसके नियर वाइज जब हम असेसमेंट करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट के द्वारा तो बच्चे की रैंक लगभग सेम आती है। यहाँ पर कुछ देखने के लिए हमें मिलता है। आगे इसमें दिया गया है विश्वसनीयता उच्च होती है यदि विभिन्न समय पर भाषा की योग्यता की जांच की जाए। तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे को एक अनुकूलित वातावरण दिए जाने का प्रयास किया जाता है जिसमें बच्चा अनुकूलन स्थापित कर सकता है। अब यहाँ पर बताया कि जब भी हम किसी बच्चे के लिए भाषा का असेसमेंट करते हैं तो उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि बच्चा उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। और इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि बच्चा मुख्य रूप से जो भाषा का परीक्षण किया जा रहा है बच्चे का वह इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफ़ी उस पर बेस होता है। अगर बच्चे को अच्छे से इन्वायरमेंट दे दिया जाता है तो वह उसके साथ फ्रेंडली होकर जो असेसमेंट है या फिर जो भी क्वेश्चन आयर है, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं बच्चे के असेसमेंट के लिए, वह उसमें अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं जो इसका सेकंड ऑप्शन दिया गया है फीडबैक, प्रत्युत्तर। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से है इनफॉर्मल असेसमेंट में फीडबैक है। प्रत्युत्तर। अनौपचारिक आकलन के लिए नियम नहीं बने हैं, परंतु भाषा परीक्षण के पश्चात परिणाम अच्छे मिले, उचित मिले, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। अब यहाँ पर जो बताया गया कि भाषा परीक्षण के लिए किसी प्रकार का कोई जो अनौपचारिक असेसमेंट है उसके अंदर कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर जो परिणाम है वह अच्छा मिले, सही मिले, उसके लिए बहुत सारे नियमों का प्रयास किया गया है जो कि निम्नलिखित रूप से बताए गए हैं। आइए इनके बारे में इन पॉइंट्स को जानते हैं। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है आइए उसके बारे में जानते हैं। अनौपचारिक। पहला प्रयास यह करना चाहिए कि मूल्यांकन सदैव पढ़ाए गए विषयों में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि पढ़ाए गए विषयों में मूल्यांकन किया जाए तो उसका प्रत्युत्तर मिल सकता है। इस प्रकार के परीक्षण से बच्चे के ज्ञान और कौशल की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो फर्स्ट जो पॉइंट बताया गया है इसमें अनौपचारिक आकलन का जो पहला प्रयास है वह करना चाहिए। इसमें सदैव जो कंटेंट है, जो बुक्स है, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। जो बच्चे को हम पहले पढ़ा चुके हैं या करवा चुके हैं उसके बेसिस पर ही हमें बच्चे के मूल्यांकन के लिए या असेसमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए ताकि बच्चा उसके साथ अच्छे से प्रतिक्रिया करके अपना प्रदर्शन कर सके और बच्चे के बारे में हम सही से भाषा जो परीक्षण है वह कर सके, लैंग्वेज असेसमेंट अच्छे से कर सके। यहाँ पर फर्स्ट जो नियम है ये बताया गया है कि इसको अगर हम ध्यान में रखकर कार्य करते हैं या परीक्षण करते हैं तो बच्चे का जो परीक्षण है वह अच्छे से हो पाएगा। इसका सेकंड पॉइंट देगा इसमें प्रत्युत्तर के लिए अनौपचारिक परीक्षण में विषय वस्तु का चुनाव करना आवश्यक होता है जिसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार लेसन प्लान में पाठ्य योजना का चयन उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। यदि पाठ का चुनाव उद्देश्य के अनुसार किया गया हो तो प्रत्युत्तर उचित मिलेगा। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट में जो बताया गया कि प्रत्युत्तर जो फीडबैक में जो बताया गया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वह बच्चों की
नोटबुक से हो, पाठ्यक्रम से हो, जो बच्चों के साथ हमने एक्सप्लेन किया है वो हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताई गई कि जो लेसन प्लान है जब हम उसका चयन करते हैं तो वह भी उद्देश्य से रिलेटेड होना चाहिए। उद्देश्य मतलब अगर हम कोई भी बच्चों के साथ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में जो हम लेसन प्लान है, जो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसका जो कंटेंट है वह भी उससे ही रिलेटेड होना चाहिए। ये यहाँ पर विशेषकर बात बताई गई है, इसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस किया गया है कि अगर बच्चों का हमें अच्छे से फीडबैक चाहिए तो जो लेसन प्लान है वह उसके उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए। जो हम टॉपिक या फिर जो हमारा मोटिव है बच्चों को एजुकेशन देने का, या फिर जिसके बारे में हमें फीडबैक चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें लेसन प्लान सेट करने चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। अब इसमें आगे दिया गया है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिर्फ विषय वस्तु का चुनाव ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह सरल और कठिन हो सकता है कि शिक्षक को अध्यापन हेतु उचित शिक्षण विधि एवं उचित टीएलएम का प्रयोग किया जाना चाहिए। टीएलएम पाठ एवं विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट के बाद जो थर्ड पॉइंट जो बताया गया है, इस थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो टीएलएम है वह भी विषय वस्तु या टॉपिक से कोरिलेटेड होना चाहिए। अगर जो हम टीएलएम है वह हमारे जो कंटेंट है उससे रिलेटेड नहीं है तो बच्चों के अंदर जो हम मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वह उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको लर्न नहीं कर पाएंगे, और बच्चों का हम जो इनफॉर्मल असेसमेंट है वह जो करने जा रहे हैं वह अच्छे से नहीं हो पाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का जब हम इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं तो वह स्थायी, विश्वसनीय और सरलता के साथ हम बच्चे के लैंग्वेज असेसमेंट के बारे में जो प्रयास है वह कर सकते हैं और बच्चे के भाषीय ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसके अंदर, शिक्षण कार्य के पश्चात शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि बच्चे के व्यवहार में आए परिवर्तन या शिक्षण के परिणाम के प्रभाव को जानना। यहाँ पर जो बताया गया है कि जो लैंग्वेज प्राप्त करने के बाद या फिर लेसन एक्सप्लेन करने के बाद जो बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह जो रिएक्ट करता है उस टॉपिक या उस कंटेंट से रिलेटेड हुई, हमें उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। इन सभी चीज़ों का अगर हम जब असेसमेंट के साथ कोरिलेट करते हैं तो बच्चों की जो कमियां हैं या फिर जो जहाँ पर बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और बच्चे को जो फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट है उनके साथ अच्छे से जोड़ पाएंगे। अब यहाँ पर मुख्य रूप से जो इनफॉर्मल असेसमेंट के लिए बात की गई है उसके साथ हम बच्चे को कनेक्ट कर पाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट दिया गया है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, सेकंड दिया गया लर्निंग एक्सपीरियंसेस अधिगम अनुभव, थर्ड दिया गया है इसके अंदर शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स। अब ये सब की सब जो चीज़ें बताई गई हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे का जो मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है वह अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो उद्देश्य है अधिगम अनुभव शिक्षण विधियाँ जो बताई गई हैं ये किसी भी बच्चे के लिए जो लैंग्वेज असेसमेंट है बहुत ज़रूरी होती है उस चीज़ के लिए। आइए इनके बारे में हम आगे जानते हैं। मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक को यह जानकारी मिलती है कि यदि पूर्व ज्ञान या प्रति उत्तर नकारात्मक है तो शिक्षक यह पता लगाता है कि कहाँ कमी रह गई है। वह पाठ प्रक्रिया की संपूर्ण सामग्री पुनः संग्रहित करके शिक्षण कार्य दोबारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं तो मूल्यांकन के बाद हमें क्या पता लगता है कि कहाँ पर बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो हुई है, जो उसका पूर्व ज्ञान है वो कैसा था, और प्रति उत्तर मतलब जो उसका फीडबैक मिला है उसका कैसे मिला है। अब इन सब चीज़ों का जो टीचर है वह कंपेरिजन करके जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने के बाद दोबारा से जो लेसन प्रेजेंटेशन है वह कर सकता है और बच्चों को दोबारा से लैंग्वेज के बारे में या फिर जो भी उसकी कमियां हैं उनको दूर करते हुए बच्चों को एजुकेशन प्रदान कर सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है उसमें बताया गया है डॉक्यूमेंटेशन उपकरणों का प्रयोग। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की तकनीक का प्रयोग करके भाषा की जांच की जाती है। यह एक है जिसमें छात्र शिक्षक
एवं अभिभावक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पर बताया गया है कि इसके अंतर्गत जो विभिन्न तकनीकें हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका प्रयोग करके हम भाषा की बच्चे की जांच कर सकते हैं। यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अब यह सहयोगात्मक कैसे होगी? हेल्पिंग एड के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अधिक जो कनेक्ट हो पाते हैं, जिसमें छात्र, शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। अब जैसे कि हम टेक्नोलॉजी का हम जैसे यूज़ कर रहे हैं आजकल, जो मोबाइल है, मोबाइल के साथ जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। इसके आधार पर हम बच्चों का जो इनफॉर्मल असेसमेंट है वो कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। शिक्षा के द्वारा छात्र का संपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर जो शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया है, लैंग्वेज असेसमेंट प्रक्रिया है, उसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं, उनके बारे में बताया गया, कुछ पॉइंट्स हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना तथा उद्देश्य के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना। अब यहाँ पर शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना मतलब क्या है कि पहले हमें जो टॉपिक है वह डिसाइड करना है कि किस चीज़ के ऊपर हमें टॉपिक प्रेजेंटेशन देनी है, और उसके बाद जो उसका विषय वस्तु है, जो सब यूनिट है, सब टॉपिक है, उसके बारे में भी हमें अच्छे से चयन करना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड दिया गया उद्देश्य के आधार पर टीएलएम का निर्माण और प्रयोग करना, कि जो भी हमने लेसन प्लान जो हमने डिसाइड किया है उसके बेसिस पर ही हमने जो टीएलएम है वो बनाने होते हैं, कि जो हमारा जो लेसन प्लान है उससे रिलेटेड ही जो अगर हम टीएलएम बनाते हैं तो हमें बच्चों को लैंग्वेज प्रदान करने में और जो उनका एक असेसमेंट है उसको करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब यहाँ पर जो टीएलएम है, टीएलएम का सबसे बड़ा जो गुण होता है, क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि जो हम लेसन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, वह उसको बच्चों को फेस करने में, समझने में हेल्प करता है, कि जो हमारा कंटेंट है, रिटन कंटेंट है, उसको विजुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो हम ग्राफ्स के थ्रू बच्चों को रिप्रेजेंट कराते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो टीएलएम है, टीएलएम का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो रिटन कंटेंट है उसको विजुअल करके हम बच्चों के सामने एक एज ए मॉडल के रूप में जो प्रेजेंट करते हैं उसको हम टीएलएम कहते हैं। यहाँ पर जो टीएलएम बताया गया, टीएलएम का जो निर्माण है और जो उसका प्रयोग है वह बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए, ताकि बच्चों का जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सके, और जो उसका निर्माण है वह भी कंटेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया इसमें, बच्चे में अधिगम अनुभव के द्वारा वास्तव में कितना परिवर्तन आया है इसकी जांच करना। अब यहाँ पर जो हमने लेसन दिया है, जो भी हमने प्रेजेंटेशन बच्चे को दी है, उसके बाद हमें उसका असेसमेंट है वह करना चाहिए। अब इस असेसमेंट में या फिर अनुभव में, अधिगम जो अनुभव है उसके बेसिस पर हमें बच्चे का असेसमेंट करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि बच्चे ने कितना जो है इस कंटेंट से लैंग्वेज प्राप्त की है, या फिर उन्होंने कितना नॉलेज प्राप्त की है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें पता करना है तो बच्चे में अधिगम अनुभव के द्वारा वास्तव में कितना परिवर्तन आया है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे 4 पॉइंट दिया गया है, इसमें आइए जानते हैं। शिक्षण में बालक को उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए अनौपचारिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे को जो एकेडमिक है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करवाने के लिए अनौपचारिक जो तरीके हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिसमें बच्चे का मूल्यांकन है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब इसमें जो बच्चे का जो मूल्यांकन है, असेसमेंट है, वह शिक्षक के द्वारा किया जाता है कि उसको किस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जोड़कर जो उसका एजुकेशनल या फिर एकेडमिक एरिया है उसके अंदर उसको अचीवमेंट प्रदान कर सकते हैं या फिर उसको प्राप्त करने में सहयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे का जो मूल्यांकन है उसके बेसिस पर ही जो टेक्नोलॉजी है उसका चयन किया जाता है कि बच्चे को किसके द्वारा हम बेनिफिट्स दे सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका यह मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक भी हो सकता है। इसके अनेक रूप होते हैं, जैसे सत्य, असत्य, प्रश्नोत्तर,
मासिक परीक्षा, संपूर्ण कार्य की जानकारी इत्यादि। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक भी हो सकता है, कि कई बार जब हम बच्चों का ओरल टेस्ट लेते हैं तो उसको बोलते हैं मौखिक। जो रिटन टेस्ट होता है बच्चों का वो होता है लिखित। अब यहाँ पर जो बच्चों का ओरल टेस्ट होता है उसके अनेकों रूप हो सकते हैं, जैसे कि सत्य, असत्य, प्रश्नोत्तर, मासिक परीक्षा, संपूर्ण कार्य की जांच। अब यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो टास्क जो दिया गया था वो जो बच्चों ने पूरा किया उसका ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है कोई, जैसे कि हम एग्ज़ाम कर लेते हैं बच्चों के, दिसंबर में होते हैं या फिर सितंबर में होते हैं या मार्च में होते हैं, उन सब के बेसिस पर भी जो मूल्यांकन है वह किया जाता है। ये मूल्यांकन के टाइप्स हैं जो बताए गए हैं कि इस माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं। बेसिकली जो माध्यम होता है मूल्यांकन करने का वो दो तरह से होता है, लिखित और मौखिक। और जो ओरल है और रिटन फॉर्म में हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो 6 पॉइंट दिया गया है ये उसके बारे में जानते हैं। 6 पॉइंट दिया गया है, इस मूल्यांकन के परिणाम अंकों या श्रेणियों में दिए जा सकते हैं। अंकों के लिए 5 श्रेणियां होती हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि बच्चों का जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उनकी जो मार्किंग करनी है, जो एक नंबरिंग करनी है, वह किस बेसिस पे कर सकते हैं। ये यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास किया गया कि इस प्रकार से हम जो बच्चे की जो मार्किंग है वह करते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर एक्सीलेंट, सेकंड दिया गया है वेरी गुड, थर्ड गुड, फोर्थ दिया गया है बेटर या फेयर, और 5 दिया गया है पुअर। अब यहाँ पर कोई भी जो टेस्ट हुआ उसके अंदर इस प्रकार से मार्किंग हम देख सकते हैं कि किसी के अंदर ए दिया हुआ है या फिर बी दिया हुआ है या सी दिया हुआ है। ये भी कुछ मार्किंग के जो श्रेणियाँ होती हैं या फिर टाइप होते हैं। या फिर उसके अंदर हम पॉइंट भी देखते हैं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इस प्रकार से कुछ ग्रेड्स भी दी जाती हैं, जिनके बेसिस पर भी हम मूल्यांकन का जो परीक्षण है या फिर श्रेणी है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में और आगे जानते हैं। जो भी है इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने इनफॉर्मल असेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि किस प्रकार से हमें इनफॉर्मल असेसमेंट है उसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करके बच्चे को बेनिफिट देना चाहिए। आइए इनफॉर्मल असेसमेंट का एक बार रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट दिया गया है इसके फर्स्ट जो इसका पॉइंट दिया गया कंसिस्टेंसी, विश्वसनीयता। सेकंड दिया गया फीडबैक। थर्ड दिया गया था इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन। इन सब के बेसिस पर हम जो इनफॉर्मल असेसमेंट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए थे जिनके बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल असेसमेंट है वह बेनिफिशियल होती है और उनको हेल्प पहुँचाती है। ये यहाँ पर बताया गया है।